पलामू के इस पुलिस लाइन मैदान में आपकी सरकार, आपके द्वार के इस मेरे 8वें पड़ाव में मंडल के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित आज इस सभा में पलामू के विभिन्न गांव से, पंचायतों से, शहरों से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मैं कई राज्यों से होते, कई जिलों से होते हुए आज आपके पलामू प्रमंडल में आया हूं। ये मेरा 8वां कार्यक्रम है और सरकार का ये योजना विगत 14-15 दिनों से चल रहा है। बीच में त्योहारें थी और त्योहार खत्म होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों, गांवों में सभी पदाधिकारी मिलकर शिविरों को लगा रहे हैं और शिविर में जो मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे पास इस बार इस कार्यक्रम का हम लोगों ने हर दिन, हर घड़ी का गतिविधियों को जानने का एक तकनीकी उपाय बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से हम हर दिन पूरे राज्य में ये शिविर चल रहा है, उन शिविरों का क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या वहां पर लोग किस तरीके के गतिविधि में लगे हुए हैं, उन सब का विवरण ही हमें मिलता है। और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये राज हम लोगों का 20 साल हो गया अलग। 20 साल में ऐसा माहौल शायद इस राज्य ने कभी नहीं देखा कि गांव-गांव में एक मेला जैसा माहौल बना हुआ है। हर दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पंचायत में, किसी ना किसी घर के सामने शिविर लगा हुआ है और पदाधिकारी उन क्षेत्रों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पहले जहां न सरकार की योजना जाती थी, न पदाधिकारी वहां जाते थे, आज उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पदाधिकारी भी जा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, चाहे वो ट्रैक्टर से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो गाड़ी से जाए। और ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। और जो सरकार पहले कागज में योजना बनाती थी,
उन योजनाओं का गठरी बांध बांध करके ये लोग गांव गांव में घूम रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा झारखंड का जो लोग है इतना सीधा सरल और गरीब है बेचारा। पहले तो ये ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक जाता था। दलाल और पदाधिकारी का जो गठजोड़ बना हुआ था वो ऐसा गठजोड़ बना हुआ था कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता था। दो 2021 में भी हमने एक और कार्यक्रम चलाया था, आपकी सरकार आपके द्वार। लगभग 6000 से अधिक शिविरें लगाई थी हमने पूरे राज्य में। पंचायत पंचायत टोला टोला वो शिविर लगा था। लगभग 35 लाख हमारे पास आवेदन आए थे और 35 लाख आवेदनों में 25-30 लाख तो उन्हीं शिविरों में समस्या का समाधान हो गया। जो बचा हुआ था उसको हम लोगों ने हेडक्वार्टर के स्तर पर समाधान किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी 14-15 दिन ये कार्यक्रम चला है, अभी 8-10 दिन और चलेगा। 1 महीने का ये हम लोगों ने कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। 1 महीने के बाद भी ये योजनाएं चलती रहेंगी। लेकिन ये विशेष तौर पर हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने दिनों में अभी तक हमको 25 लाख आवेदन हमारे पास आ चुका है। 25 लाख, और 25 लाख में लगभग 19 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया है। ये साधारण बात नहीं है। क्या पहले आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि पदाधिकारी घर घर जा जा करके आपके गांव में टोले में बैठ करके आपका समस्या का समाधान करे? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमने एक योजना प्रारंभ किया है जो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना। इस योजना के तहत 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को एक मुश्त 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया है। और इस योजना के तहत हमने जो संकल्प लिया है कि 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। और इन 9 लाख में अभी तक हमने 1.5 लाख बच्चियों को तो जोड़ भी लिया है। ये आने वाला समय में ये पूरी तरीके से हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा कैसे हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कैसे सुरक्षित रहे, पढ़ा लिखा हो, इसकी पूरी खाका हमने बना रखी है। योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बनते ही हम लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया। सरकार बना, कोरोना आ गया, 2 साल घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। गाड़ी मोटर, हाट बाजार सब बंद हो गया। उस समय तो हम लोग अपना मजदूरों को कंधा में ढो ढो कर लाने का काम कर रहे थे।
और जैसे ही कोरोना से बाहर आने का प्रयास हो रहा है, ये सुखाड़ हमारे सर पे नाचना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी आपदा गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत मुसीबत का होता है। और पलामू परमंडल तो ऐसे ही सुखाड़ हमेशा झेलता रहता है। आज इस राज्य में पूरी तरीके से सुखाड़ की स्थिति है और इसको लेकर हमने ये निर्णय भी लिया है। इस राज्य में हम 22 जिलों में 226 प्रखंडों को हम लोग सुखाड़ घोषित कर चुके हैं, जहां पर लगभग 31 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,000 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया है। और अभी यह शिविर खत्म होगा और इस शिविर खत्म होने के बाद फिर से शिविर लगेगा उन 31 किसानों को चिन्हित करने का, और आप सब लोग उसमें हिस्सा लेने का काम कीजिएगा ताकि हम इस सुखाड़ में आपको राहत दिला पाएं। कई ऐसी चीजें हैं और मैं अपील करना चाहूंगा आप सब लोगों से, यहां जितने गांव देहात से आए हैं, पंचायतों से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, वार्डों से आए हैं, आज सब जगह एमपी है, एमएलए है, विधायक है, मंत्री है, मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड परिषद है, दुनिया भर का हम लोगों का जनप्रतिनिधि लोग हैं। सबके घर में घुसिए और बोलिए कि हम लोगों को शिविर में जो योजनाएं बट रही है उसका लाभ हमें दिलाओ और उन लोगों को लेके जाओ वहां पर। आपके लिए हमने क्या क्या योजना चलाई है, आपको ये दुनिया भर के यहां पर जो हम लोगों की ये लगे हुए स्टॉल लगे हुए, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कितने योजनाएं चलाई हैं। और मुख्य रूप से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो वो राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। आज इस राज्य में कितनी गरीबी थी आपको मालूम ही है। अभी भी गरीबी चरम सीमा पर है। इस देश सबसे पिछड़े राज्यों में आता है और इनके प्रकार इस राज्य को हमेशा शोषण का शिकार होता रहा है। इस राज्य की गरीबी की हालात देखकर हमने कोरोना में देखा 25 लाख 30 लाख लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, पेट पालने जाते हैं, 2 वक्त के अनाज के लिए भटकते रहते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि यहां पर बुजुर्ग लोग हमारा बहुत है, हम सब बुजुर्गों को पेंशन दे, इसकी हमें स्वीकृति प्रदान की जाए। कोई जवाब ना कोई स्वीकृति। इन लोगों ने हिसाब बना दिया है, इतने से अधिक लोगों को हम पेंशन नहीं देंगे, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन भी इससे अधिक हम नहीं देंगे, विकलांग पेंशन भी इससे अधिक नहीं देंगे। और आज इस राज्य का बुजुर्ग बेचारा पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंस गया, कितना ब्लॉक का चक्कर काटा, पेंशन कभी नहीं बन पाया। लेकिन आज आप गांव में हमको बता दीजिए कौन बुजुर्ग है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है वो 60 साल का हो जाए, वो ब्लॉक के पदाधिकारी के पास पहुंचे, अगर उसका राशन, उसका पेंशन कार्ड नहीं बनेगा तो वो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। कोई एपीएल बीपीएल का जरूरत नहीं है। पहले विधवा पेंशन में भी एक उम्र सीमा बांध दिया, एक लिमिट बांध दिया कि इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे, इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे। अजीब हालत है। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए कौन जानता है। तो हमने ये कानून बनाया कि जिस दिन जो विधवा होगा उसको उसी दिन से पेंशन मिलेगा और उसका कोई उम्र सीमा नहीं होगी। और जब तक वो एक
रहेगी, इस रूप में उसको पेंशन मिलेगा। और तो और ये देश का पहला राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिल रहा है, जहां कोई लिमिट नहीं है, हर को पेंशन मिलेगा। जो 60 साल का होगा, जो विधवा होगा, जो दिव्यांग होगा। इसके साथ साथ इस समाज में कई ऐसे खुरापात लोग भी हैं जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं। कई महिलाओं को छोड़ के भाग जाता है कुछ पुरुष लोग, बेचारी वो महिलाएं दर बदर भटकती रहती है। उस एकल महिला को भी पेंशन देने का कानून हमने बना दिया है। तो कई बूढ़े बुजुर्गों के लिए, बेचारे जो अकेले हैं उनके लिए ये सारी योजना, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। नौजवान अपना भविष्य संवारने के लिए उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उस योजना के तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकार आपको न्यूनतम परसेंटेज पर लोन उपलब्ध कराती है। बैंक में जाइएगा तो 12-15% आपको इंटरेस्ट लगेगा। सरकार का लोन आपको उपलब्ध हो रहा है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको देने का सरकार ने कानून बनाया, जिसके तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। होटल चलाइए, रेस्टोरेंट चलाइए, नाई दुकान चलाइए, बढ़ई दुकान चलाइए, कारपेंटर बनिए, लोहार बनिए, मिस्त्री बनिए, मोबाइल का दुकान चलाइए, जूता का दुकान चलाइए, चप्पल का दुकान चलाइए, साड़ी का दुकान चलाइए, राशन दुकान चलाओ, टेंट हाउस चलाओ, जो काम करना है उसके लिए सरकार आपको सहयोग कर रही है। जहां आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, बैंक कभी जमीन का कागज तो इसका कागज उसका कागज खोजता है और लोन नहीं देता है। आप सरकार के पास आइए, जो आपको काम करने का इच्छा है उसका पूरा आर्थिक सहायता सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों ने पशुधन योजना चलाया है और पशुधन योजना के तहत गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख सभी जानवर को बांटने का काम किया जा रहा है। जानवर तो जानवर को आप कहां रखिएगा वो भी सेट साथ में आपको मिल रहा है, उसका भी चिंता आपको नहीं करना है। आज हमारे राज्य में जो हमारी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वो कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं, कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है। आज इस राज्य में महिलाएं खून की कमी की शिकार होती है। वो क्यों है मालूम है? वो इसलिए है कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों का जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया, उसको खत्म किया। आज से 25-30 साल पीछे जाके देखें तो गांव में कितना जानवर हुआ करता था। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी भरा रहता था, लेकिन आज वो जानवर सब खत्म हो गया। उस समय घर घर में दूध होता था, मीट, मुर्गा, अंडा रहता था, परिवार भी स्वस्थ और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता था। अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। सरकार का राशन के भरोसे जीवन चलता है, तो कमजोरे बच्चा पैदा होगा, कमजोरे परिवार होगा। तो इसीलिए अपनी पुरानी व्यवस्था को मजबूत कीजिए। यही गरीबों के लिए एटीएम कार्ड है, यही हम लोगों का बैंक बैलेंस है। इन जानवरों को रखिए, जितना जानवर रखिएगा इतना फले फूलिएगा आप सब लोग। हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग आज से 40 साल पहले यहां पर कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। उस समय महिलाएं खून की कमी का शिकार नहीं होती थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी नानी लोगों को देखिए, आज भी बेचारी
काम करते हुए कहीं कहीं कोई 80 साल हो गया, कोई 90 साल का हो गया, लेकिन खाट नहीं पकड़ा है। क्यों? वो इसलिए कि उस समय का जो उन लोग के अंदर ताकत था, वही ताकत उसको जिंदा रखा है। और आज दुनिया भर का बीमारी से लोग ग्रसित हो रहा है। इसीलिए आपको इन चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें जो 20 वर्षों में जो हमने महसूस किया, अलग राज्य में जो हमारे विरोधियों ने सरकार चलाया, भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने 20 वर्षों में करा किया। लाठी डंडा चलाने में इन लोगों ने 20 साल गंवाए। इस राज्य को आगे बढ़ने के बजाय पीछे गर्त में ढकेल दिया। ना जाने कितने जख्मे दिए इस राज्य के लोगों को। हमारे जो पारा शिक्षक है, देखिए, पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था बेचारा। तो हमारे बच्चों का पढ़ाई क्या, उनका भविष्य क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज वही सरकार है फिर से जो इस झारखंड में जो आपने बनाया है, आज 12 महीना में 11 महीना वो शिक्षक स्कूल में रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको कभी इस राज्य के हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में ना कोई चिंता करनी थी, ना उसको कोई लेना देना था। आज हम अपने बच्चों के लिए, जहां आप प्राइवेट स्कूल का सपना देखते हैं, काश हमारा प्राइवेट स्कूल जैसा हमारा भी स्कूल होता, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता, सीबीएसई स्कूल होता, और हम अच्छा पढ़ाई कर लेते। आप चिंता मत कीजिए, आज हम अपने गरीब बच्चों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं। और उसका आधारभूत संरचना का काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी पूरा होने वाला है। कब पूरा होने वाला है जी वो सब? कब तक पूरा होगा स्कूल? 15 नवंबर को, अभी कुछ स्कूल तो अभी 15 तारीख को पूरा हो जाएगा। और तो और वो पूरा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का होगा। और जो उसमें शिक्षक लोग रहेंगे, जो प्रिंसिपल रहेगा, जो टीचर रहेंगे, उन सभी टीचरों का ट्रेनिंग अभी हम लोग आईआईएम में करा रहे हैं। और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उन स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेगा। आपको भी प्राइवेट स्कूलों का मुंह देखने का जरूरत नहीं है, जहां बड़ा बड़ा फीस लगता है। जब तक हम नींव मजबूत नहीं रखेंगे, तो पेड़ कभी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता। तो हमारे बच्चे बच्चियां हम लोगों का जड़, हम लोगों का नींव है। हमें उनको हर हाल में मजबूत रखना होगा, ताकि आने वाला पीढ़ी मजबूती से इस राज्य का नेतृत्व करे, आगे अपना इस राज्य को आगे ले जाने का काम करे। आज सभी इस राज्य में छात्रावास जितने भी हम लोगों के बने, जहां कल्याण विभाग से हमारे हॉस्टल्स बने हैं, बनने के बाद कभी उसमें कोई झाड़ू पोछा नहीं हुआ, ना रंग पोचौड़ा हुआ। और आज देखिए कल्याण विभाग के हॉस्टलों को 5 स्टार होटल जैसे चक-चक करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहां के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा तो उन्हीं जगह पर जाके बेचारा पढ़ेगा। कहां बड़ा बड़ा पैसा देकर के पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्योंकि इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति तो वैसे ही भाजपा के लोगों को चिढ़ मचा रहता है। उनको हे दृष्टि से देखने का इनका हमेशा से सोच रहा है। यहां पलामू में भी हम लोगों ने एक घटना सुना था। यहां कोई जमीन को विवाद को लेकर के यहां के मुसलमान और महादलित के नाम पर इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी। पूरा अफवाह उड़ाया गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया कराया गया, अखबारों में, मीडिया में बड़े बड़े इन लोगों के तो पत्रकार, एडिटर, बड़े बड़े बौद्धिक लोग एडिटर,
के रूप में काम करते और छापने का काम करते। आज मुझे जानकारी मिली है उनके परिवार लोगों को भी यहां बुलाया गया है, जिनको जमीन को लेकर चिंता थी, आज उनको पट्टा देने का काम अभी इस मंच से किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज फूलो जानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आगे हम सभी एक एक करके योजनाओं का नाम बताएं तो शायद आज दिन भर भी कम पड़ेगा। आज आपके इस पलामू प्रमंडल में जहां हमेशा सुखाड़ की स्थिति थी, आपको मालूम होना चाहिए आपके इस क्षेत्र में 6 मेगा लिफ्ट बड़ा बड़ा सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। क्यों 20 साल में नहीं बन पाया? अभी तेजी से काम चल रहा है, अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। कब तक पूरा होना है डीसी साहब? कब तक पूरा होना है मेगा लिफ्ट? डीसी साहब, कब तक पूरा होना है मेगा लिफ्ट? हाँ हाँ, कब तक होगा? हाँ, चलिए अभी हम देखते हैं। अभी सिंचाई विभाग का पदाधिकारी यहां नहीं है। वो मेगा लिफ्ट का बहुत जल्द काम पूरा करने का किया जाएगा ताकि यहां हर एक खेत में पानी रहे, यहां के लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। 20 साल में खेत में पानी नहीं गया, बड़ा आश्चर्य। भगवान भरोसे आजकल ये स्थिति है, पहले तो सरकार ना समय पर बीज देती थी, ना खाद समय पर देती थी। किसान भगवान भरोसे अपना काम करता था। और इस बार जब समय से पहले बीज भी मिला, खाद भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समय पर बारिश नहीं हुआ। इसमें हम लोग क्या करें? आज इसका अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने इस सरकार को आशीर्वाद दिया है, अगला अगर हम लोग का 5 साल और हम लोग इस सत्ता को चलाने का काम किया तो हर एक खेत में पानी पहुंचाने का पहला प्राथमिकता बनाई जाएगी। क्योंकि हमारा 80% लोग हमारे गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं। खेती बाड़ी तो छोड़ो, पीने का पानी का व्यवस्था 20 वर्षों में ठीक से नहीं हो पाया। आज उस पर दिन रात काम किया जा रहा है। अभी किसानों के बीच में करोड़ों रुपया बांटकर लाखों किसानों को हम लोगों ने जोड़ा, आर्थिक रूप से उनको मदद भी किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं। आज गरीबों के बीच धोती, साड़ी, पेंशन, राशन, अनेकों चीज, सखी मंडलों के बीच करोड़ों रुपए की सहायता आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज इन कामों को देखकर, ऐसे शिविरों को देखकर, इस तरीके से गांव के लोगों का उत्साह देखकर हमारे जो विरोधी पार्टी लोग हैं इनका बुखार चढ़ गया है और एन केन पर कारण लगे हैं इस सरकार को हिलाने डुलाने में, सरकार को गिराने में, सरकार को इधर से उधर डराने में, धमकाने में। राजनीतिक रूप से नहीं सक रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। बड़ा विचित्र बात है। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है और बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? आज इनको तकलीफ इसलिए है कि आज गरीबों को जो आंसू आपने दिया है, उन आंसू को पोंछने का काम ये सरकार कर रही है, इसीलिए इनको तकलीफ है। आज इन लोगों ने जो 20 वर्षों तक बूढ़े बुजुर्गों को ब्लॉक का चक्कर कटवाया है, उनके दुखों को हम लोग खुशियों में बदल रहे हैं, इसका तकलीफ है।
आज नौजवानों को चाहे रोजगार, चाहे नौकरी, अनेकों चीजों से हम संवार रहे हैं। आज देखिए बच्चियां यहां पर आई है। आज इन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने में सरकार लगी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस बार जेपीएससी में जो हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति दिया, लगभग 250 बच्चे इसमें बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के तैनात हैं अलग अलग जगहों पर। और उसमें से 30-35 बच्चे ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी, कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की बच्ची, कोई किसान का बच्चा, कोई एनएम का बच्चा, बताओ, बीपीएल धारी का बच्चा लोग था। कितनी खुशी होती है। लेकिन 20 वर्षों में इन लोगों ने जो जेपीएससी की हालत की है, बद से बदतर कर दी थी। उसको भी सुधार कर अभी नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। अभी 15 तारीख से ही फिर नियुक्तियों की बहार निकलने जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस बहाली की नियुक्ति होगी, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 25,000 के लगभग, कई ऐसी चीजें। लेकिन हमारे विपक्ष को इसका ये काम अच्छा नहीं लग रहा है कि योजनाओं का गठरी बांधकर हम घर घर दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले तो ये लोग कागज में ही सब आपकी योजनाओं को खा के हड़प जाते थे। योजना मिलेगा कहां से? गरीब को राहत मिलेगी कहां से? आज भी कार्रवाई चल रहा है। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है। और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है। क्या बात है। इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह, और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए इस लोकतंत्र में। इस देश के जनता के पास बहुत बड़ा ताकत होता है। वो चुनाव का ताकत होता है, वोट का ताकत होता है। ऐसे सामंती सोच वालों को पहचान के रखिए, जो आपके अधिकारों को लूट लूट कर अपना घर भरने का काम करता है। इनके व्यापारी मित्र लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है। बेचारा यहां किसान का अनाज खराब हो जाता है। बेचारा जो लोन नहीं चुकता कर पाया, उसको जेल में भेजने का काम करता है। बड़ा ही विचित्र हालत है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई है। बताइए, ईडी, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते हैं। ये नोटिस देकर के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के हालात में इनकी जो सोच है, इनकी जो बेशर्मी है, इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। राजनीतिक ये में, अखाड़े में ये नहीं सकते हैं। और यही दर्द, यही घाव की वजह से
इनकी डबल इंजन की सरकार को आप लोगों ने उखाड़ कर 2019 में बाहर फेंकने का काम किया। नहीं तो 20 साल तो आशीर्वाद मिला ही था। क्या हुआ? धोखा, फरेब, लूट और अपना पाप का टिकरा आज हम लोगों के ऊपर फोड़ना चाहता है। ऐसा होता है क्या? सच्चाई, ईमानदारी को आप जरूर थोड़ी देर के लिए उसको डराने का, धमकाने का प्रयास हो सकता है, उसको आप परास्त नहीं कर सकते। और अभी हम लोग मजबूती से आपका भी जवाब देने के लिए तैयार है, और वो लोग तैयार जवाब देगा जिनके चेहरे पे आज मुस्कान है। आज चाहे सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, सभी लोगों को। तो इसलिए साथी, हम इन सभी लोगों का जो खुराफाती सोच है, जो षड्यंत्रकारी सोच है, ये लुटेरे हैं, ये आपके जेब से कैसे पैसे लूट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज महंगाई आसमान छू गया, महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है। ये किसी से छुपा है क्या? ये लोग ऐसे बेईमान लोग हैं, नमक भी 100 रुपया 150 रुपया किलो बेचवा देता है। बाकी चीजें, तेल पानी तो छोड़िए, हर चीज, पढ़ाई महंगा, कपड़ा, जूता, चप्पल, किताब, कॉपी, कलम, राशन सब महंगा हो गया, साग सब्जी सब महंगा। आज गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने की बात करते हैं। कितना गैस सिलेंडर बांटते हैं ये गांव में? पहले मुफ्त कर देते हैं और बाद में पैसा तसीली करते हैं। ये लोग ऐसे व्यापारियों की जमात है जो देगा नहीं बल्कि लूटने का काम करेगा। इन जेब कतरों के नस नस से हम लोग वाकिफ हैं, और इनको राजनीतिक अखाड़े में भी आने वाला समय में जो बचे कुचे इनके जो षड्यंत्रकारी नजर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल सफाया करने का संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए और भी कार्यक्रम है, जल्दी समय भी, सूर्यास्त भी होता है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपके यहां पर आदिवासी बहुल राज्य है, कभी भी आदिवासी के प्रति इनकी कोई संवेदना ही नहीं दिखी। ये पहली बार इस राज्य में 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना, पहली बार 20 वर्षों में कभी आदिवासियों के प्रति इनको कोई संवेदना ही नहीं दिखी, और आदिवासियों के बीच में अपना घड़ियाली आंसू बहाते। आज इस पलामू प्रमंडल में जो हमारा आदिवासी महाकुंभ, जो यहां मेला लगता है, दुबिया घाट मेला लगता है शायद, यहां पर उसको भी सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। अब और भी इसका भव्यता बढ़ेगा। आज कहीं ना कहीं इस राज्य में जो हमारे सभी वर्गों का, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का जो एकता का जो परिचय है, जहां मिलजुल कर हम लोग इस राज्य में एक साथ रहते हैं, ये लोग जात धर्म के नाम पर जहर डालता है और एक दूसरे से लड़वा देता है, और ऐसा जहर डाल देता है कि आपको पता चला कि अपने आप से घृणा होने लगती है। बड़ा ही विचित्र है। इन लोगों ने समाज को अस्त व्यस्त कर दिया। जहां देखो वही जात धर्म के नाम पर, और इनका भ्रष्टाचार का जो आलम है। अभी आप लोगों ने देखा गुजरात मॉडल का हाल क्या हुआ। गुजरात में एक पुल
ऐसा टूटा जो अभी तो 100-150 लोगों की मरने की बात है, जो रिकॉर्ड कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि 200-300 लोगों से अधिक कम मरा होगा। और नैतिकता सिखा रहे हैं दूसरे राज्य के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये नैतिक नहीं बताते जहां 150 लोग मारे जाते हैं और उनको पता है कि वो पुल कमजोर है, उसके बावजूद लोगों को उसमें चढ़ा देता है। और सारे भारतीय जनता पार्टी का लोग उसका टेंडर, मेंटेनेंस, सारा काम वही लोग करता है। टिकट काटने से लेकर वही लोग करता है। जहां 50 लोगों का चढ़ने का क्षमता है, 500 लोगों को चढ़ा दिया और मरवा दिया पानी में। ये लोग लाशों पर भी राजनीति करते हैं और अपना इस काला मुंह को छुपाने के लिए कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी जी को ईडी का, सीबीआई का संबंध करेंगे, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी ममता बनर्जी को, कभी केसीआर जी को, अनेकों लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं। सभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो राज है वही इनको सारा षड्यंत्र दिखता है। और इनके ये लोग सारे दूध के धुले हुए, इनके व्यापारी मित्रों के जो पानी जहाज का जो तट होता है, वहां पर लाखों रुपया, अरबों रुपया का चरस, गांजा, अफीम निकलता है, कोई सीबीआई ईडी नहीं जाता। बेचारा यहां किसान 5,000, 10,000 रुपया लोन ना चुकता कर पाया तो दूसरे दिन पुलिस का और कोर्ट का नोटिस हाजिर हो जाता है। बड़ा ही विचित्र। अब ये लोग राजनीतिक ताकत से नहीं, संवैधानिक ताकत के बल पर राज करने का मनसा बना रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यह देश वीर सपूतों का देश है और झारखंड के कोने कोने में तो अनेकों वीर विद्यमान हैं। इस गलतफहमी में ना रहे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान, इस देश के लोगों ने, जनता ने अपने बल पर इस लोकतंत्र को खड़ा किया है। इस लोकतंत्र के साथ मजाक करने वाले लोग कभी नहीं जी सकते, न कभी बच सकते हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब हर एक 5 साल में इनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सब लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को जगह जगह पर आप लोग पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि जिस शिविर में आप पहुंचे गलती से उस शिविर में नहीं पहुंच पाए तो आप दूसरे शिविर में भी जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं, वहां भी आपका आवेदन लिया जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। इसलिए हो सकता है हमारा गांव देहात का लोग, कुछ लोग इधर उधर रहता है, नहीं जा पाया, तो आप लोग दूसरा शिविर में भी जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई ना नहीं करेगा। और अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ पकड़ करके बोलिए कि हमें इन योजनाओं का लाभ दीजिए। तो इसलिए और अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।